सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे जजमेंट और डिसीजंस पास करता रहता है जिससे क्रिमिनल लॉ में आमूलचूल परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक निर्णय 20 मई 2022 यानी कि इसी हफ्ते में दिया है। यह जजमेंट इतना क्रांतिकारी है कि यदि इसकी मूल भावना को हम लागू कर पाएं तो भारत के क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम से किसी भी प्रकार के पक्षपात, पुलिस की मनमानी और प्रोसिक्यूशन की आक्रामकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यह समय के साथ हमको देखना होगा। सबसे पहले हम इस केस का नाम जानते हैं। केस का नाम है मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मई 20, 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया था। इसकी साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह है क्रिमिनल अपील नंबर 248 से लेकर 250 ऑफ 2015। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी क्रिमिनल कोर्ट्स को उन दिशा निर्देशों को मानना होगा। बिना कोई अन्य बात किए हम सीधा सा केस के मुद्दे पर आते हैं। इन 5 बिंदुओं में से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, पहला बिंदु था प्रोसीजर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए एविडेंस इन ट्रायल्स। किसी भी ट्रायल में डीएनए एविडेंस को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इसको तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पहले भी आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए डीएनए रिपोर्ट्स के ऊपर विश्वास जताया है। यह मूलतः एक संबल देने वाला साक्ष्य होता है, अर्थात कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है। हमने ऐसे साक्ष्य की गुणवत्ता या क्वालिटी पर ध्यान देने की बात कही है ताकि साक्ष्य की मिलावट को रोका जा सके। कोई भी एविडेंस यदि किसी में मिलावट हो जाएगी तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह भी है कि इसकी महत्ता अनुसंधानात्मक होती है, इसकी वैल्यू प्रोबेटिव वैल्यू होती है। अतः ऐसे हर एक एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू हर एक केस में उसकी मेरिट के अनुसार ही हो सकेगी। इस बात का अर्थ यह है कि कोई भी डीएनए एविडेंस अपने आप में अकेला ही आपके कन्विक्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यह केवल प्रोसिक्यूशन के द्वारा साबित किए जा रहे केस को संबल प्रदान करने के लिए होता है, उसकी सहायता करने के लिए होता है। ऐसा संभव नहीं है कि प्रोसिक्यूशन केवल डीएनए रिपोर्ट के ऊपर आधारित आपकी कन्विक्शन करवा सके। हाँ, यदि वह अन्य सबूतों की सहायता से आपके खिलाफ आपका दोष दिखा सकता है तो डीएनए रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के केस को संबल प्रदान करेगी, अर्थात उसका कोरोबोरेशन करेगी। लेकिन यह कोरोबोरेशन उस डीएनए रिपोर्ट के द्वारा कितना होता है, यह हर एक केस में अलग अलग तरह का होगा और हर एक केस में तय किया जाएगा कि इसमें कितना महत्वपूर्ण भाग उस डीएनए रिपोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मनोज वर्सेस स्टेट के केस में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है वह रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेकर कही है। इस रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ उन्होंने रोल ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी बात की है। आप सभी को यह बात भली भांति ज्ञात होगी कि इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम सरकारी वकील या कोर्ट वकील ऐसा भी नाम हम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेक्शन 24 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के अंदर नियुक्त किया जाता है। अतः वह जांच एजेंसी का हिस्सा होने के बजाय एक स्वतंत्र कानूनी अधिकारी है। इस स्वतंत्र कानूनी अधिकारी की भूमिका एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वाली होती है। इस प्रकार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका एक फेयर ट्रायल के लिए समर्पित होने वाली होती है, किसी की कन्विक्शन के लिए प्यासे की नहीं होती है। आपने देखा होगा जब इन दो पक्षों में भयंकर लड़ाई होती है, उनमें दुश्मनी चलती है, तब कहा जाता है कि वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसी प्रकार के वाक्यांश का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग करते हुए कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कन्विक्शन का प्यासा नहीं होना चाहिए। वह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसकी स्वतंत्र भूमिका होती है, अतः उसे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शब्द प्रयोग किया है थर्स्ट टू रीच द केस इन कन्विक्शन। कन्विक्शन के लिए प्यासे की भूमिका एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं निभानी होगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय शिव कुमार वर्सेस हुकमचंद 1999 7 SCC 667 का हवाला देते हुए कहा कि वहां उस केस में भी हमने कहा था कि यदि कोई आरोपी क्रिमिनल ट्रायल के दौरान किसी कानूनी लाभ का हकदार होता है तो उसे वह अधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा दिलवाया जाना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वह आरोपी का अधिकार छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कर्तव्य तो उसके लिए, उसके हक के लिए जान लड़ा देने वाला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात सिद्धार्थ वशिष्ठ एलियस मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2010 6 SCC 1 में भी कहा है, लेकिन ये कुछ थोड़े से दूसरे शब्दों में कहा है। उसका मूल ध्यातव्य यही है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस परंपरागत विश्वास को ठेस पहुंचाई है और उसे तोड़ा है कि प्रोसिक्यूशन का काम केवल आरोपी का कन्विक्शन करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट में हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि वह एक फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करे।
पूरे के पूरे कोर्ट सिस्टम का उद्देश्य एक फेयर ट्रायल को इंश्योर करना होता है। उसके हर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को भी यही करना होगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सीआरपीसी के चैप्टर 12 के बारे में कहा। हमारी अनेक पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने चैप्टर 12 सीआरपीसी का बहुत जिक्र किया है, क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन को निर्धारित करने वाला एकमात्र पूरा का पूरा चैप्टर है। सुप्रीम कोर्ट ने चैप्टर 12 के बारे में कहा कि इसमें स्कीम ऑफ द सीआरपीसी अंडर चैप्टर 12 बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर 12 का नाम है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस को आजादी के साथ और निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए। ऐसे में डे टू डे प्रोसीडिंग्स को नोट करने के लिए एक डायरी बनाना और उसे मेंटेन करना यह अनिवार्य है। इसमें घटनाओं, जांच के स्थानों के नाम, आने जाने का ब्यौरा, रिकॉर्ड किए गए बयानों का ब्यौरा, ये सब बातें रहनी चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट के पास इस डायरी को मांगने और देखने का हक होता है और आरोपी को यह एज ए मैटर ऑफ राइट यानी कि अधिकारतः नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि पुलिस स्वयं इसका उपयोग अपनी जानकारी आदि को ताजा करने के लिए करना चाहे तब यह कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और कोर्ट रिकॉर्ड के हिस्से का हर भाग उसकी एक कॉपी आरोपी को भी दी जानी होती है। तो यदि पुलिस इसका ट्रायल के दौरान कोई उपयोग करती है तो आरोपी को भी इसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। कोर्ट इसके द्वारा पुलिस अधिकारियों के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों में विरोधाभास को देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मनु शर्मा वाले केस में भी हम लोगों ने यह नोट किया था कि पुलिस डायरी का उद्देश्य साफ नजर आता है कि जांच में फेयरनेस हो और ट्रांसपेरेंसी हो, और इस फेयरनेस तथा ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए रिकॉर्ड तैयार रखा गया हो। यदि पुलिस अपनी पुलिस डायरी को सही ढंग से नहीं बनाए रखती है तो यह पूरा उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। पुलिस के द्वारा बनाई जाने वाली पुलिस डायरी वह होती है जो उस चालान या चार्जशीट से अलग होती है जो आरोपी को दिया जाता है। उसके अलावा पुलिस अपनी एक प्राइवेट डायरी भी रखती है जिसमें वे सारी सूचनाएं होती हैं जो सामने केस की फाइल में कोर्ट के सामने दाखिल नहीं की जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पुलिस डायरी को देखने का पूरा अधिकार कोर्ट के पास रहेगा और वह पूरी शिद्दत के साथ और पूरे करीने से उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, लेकिन आरोपी उसे अधिकार पूर्वक नहीं मांग पाएगा। हाँ, यदि पुलिस ऑफिसर अपनी याददाश्त को तरोताजा करने के लिए उस पुलिस डायरी का इस्तेमाल करता है तो आरोपी को उसकी एक कॉपी दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह पुलिस डायरी कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी और कोर्ट रिकॉर्ड का हर हिस्सा आरोपी के पास होना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 91 सीआरपीसी के बारे में कही। सेक्शन 91 सीआरपीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी प्रावधान किसी डॉक्यूमेंट या वस्तु को कोर्ट के सामने पेश करने का अधिकार देती है। यह पेश किया जाना किसी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अनदर प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी होना चाहिए। अर्थात जब भी कोर्ट के सामने किसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इंक्वायरी को लेकर, ट्रायल को लेकर या किसी भी दूसरी प्रोसीडिंग्स को जो सीआरपीसी के तहत की जा रही हो उसको लेकर कोई सवाल आएगा और उसमें किसी वस्तु को या किसी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया जाना होगा तो वहां सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। आप में से जो कानून के जानकार व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि आरोपी को जब मजिस्ट्रेट के सामने वारंट ट्रायबल केसेस के अंदर अपनी डिफेंस एविडेंस देनी होती है तो वह सेक्शन 243 सीआरपीसी के तहत देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मद्देनजर कहा कि सेक्शन 243 सीआरपीसी के अंतर्गत जब आरोपी अपनी डिफेंस एविडेंस लाना चाहे तो उसको यह अधिकार होगा कि वह कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा सके कि उन डॉक्यूमेंट्स या वस्तुओं को कोर्ट के सामने पेश करवाया जाए जो उसके एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या डिफेंस एविडेंस के लिए आवश्यक हो, और कोर्ट को इस एप्लीकेशन को सुनकर उसके ऊपर एक रीजन्ड ऑर्डर पास करना होगा। रीजन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि हर बात के गुण दोष के ऊपर आधारित ऑर्डर पास करना होगा, और वह इसलिए होता है कि भारत में कोर्ट्स का एक हिरार्की है। एक कोर्ट है, उसके ऊपर दूसरी कोर्ट है, उसके ऊपर तीसरी कोर्ट है। यदि कोई कोर्ट अपना ऑर्डर पास नहीं करती है रीजनल ऑर्डर के तरीके से तो ऊपर वाली कोर्ट उसको देख सके, जांच सके और उसकी लीगल कमी को दूर कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के लिए ऑर्डर पास किया है कि उसको एक रीजनल ऑर्डर सेक्शन 91 एप्लीकेशन की दरखास्त के ऊपर करना होगा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल ट्रायल गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसी
इन री स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021 10 SCC 598 में भी किया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस की क्रिमिनल ट्रायल को लेकर गाइडलाइंस ले डाउन की थी और बताया था कि कोर्ट्स को अपने क्रिमिनल ट्रायल्स के दौरान किस किस प्रकार से ट्रायल को होल्ड करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यही बात सेक्शन 91 को लेकर हमने वहां उस केस में भी कही थी। पांचवा और अंतिम बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 173, 207 एंड 208 CRPC के बारे में कही। आप सभी जानते हैं सेक्शन 173 जहां चालान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सेक्शन 207 वह जहां पुलिस चालान की कॉपी आरोपी को दी जाती है और 208 CRPC वह जहां क्रिमिनल या कोई कंप्लेंट केस होता है उसकी कॉपीज एक्यूज को दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 173, 207 और 208 CRPC के अंतर्गत हर एक आरोपी का हक होगा कि उसे गवाहों के बयान जो भी सेक्शन 161 या 164 CRPC में दर्ज किए गए हों वे दिए जाएं। आमतौर से हमने कुछ दूसरे स्टेट्स में, पंजाब में, बिहार में, झारखंड में, असम में, एक दो केसेस में मध्य प्रदेश में यह देखा है कि कुछ एक मजिस्ट्रेट वहां के आरोपियों को 164 CRPC के बयानों की कॉपी नहीं देते हैं। वे ऐसा तब करते हैं जब आरोपी बलपूर्वक उनके सामने सेक्शन 207 CRPC की एप्लीकेशन लगाते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इनके तहत हमें 164 के बयान दिए जाने चाहिए, वरना तो कोर्ट का स्टाफ इन बयानों को देने में बहुत आपत्ति करता है, झकझक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 161 और 164 के बयानों के अलावा एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिया जाना चाहिए। वो तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बताए जाने चाहिए जो आईओ ने इकट्ठे किए हैं। उसे वे सारे एग्जिबिट्स भी दिए जाने चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने इकट्ठे किए हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उनके ऊपर रिलाई करे या ना करे। सेक्शन 207 और सेक्शन 208 CRPC की पूरी पालना पूरी तत्परता के साथ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत एक स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जिबिट्स में वे सारी स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और एग्जिबिट्स भी आएंगे जो आईओ ने इकट्ठे किए हैं, लेकिन जिन्हें ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल नहीं करेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनने के बाद अब हमें यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया है। दिल्ली से बाहर की कुछ ट्रायल कोर्ट्स अपने आरोपियों को सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी ऑब्जेक्ट्स पूरी तत्परता के साथ उपलब्ध नहीं करवाती हैं। यदि करवाती हैं तो वह वैसी कॉपी में नहीं देती हैं जैसी कॉपी की सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दी है। इसलिए मेरा सभी व्यूअर्स से यह अनुरोध है कि जब भी अपने ट्रायल कोर्ट्स में सेक्शन 207 CRPC की कंप्लायंस के बारे में, सेक्शन 91 CRPC में किसी डॉक्यूमेंट या वस्तु के प्रोडक्शन के बारे में कोई एप्लीकेशन लगाएं तो उसके लिए पहले इस केस को एक बार स्टडी कर लें और उस कोर्ट के सामने इस केस का सामने प्रेसिडेंट रखें। किसी भी लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करे। ऐसा होगा तो वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कंटेम्प्ट के दोषी हो जाएंगे। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।